चलो ठीक है। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो अब हमने लोगों ने कल तक कहां तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि भाई साहब रेसिस्टेंस के बारे में खूब अच्छे से पढ़ लिया, ठीक। रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। आई होप क्वेश्चन भी आपने किए होंगे घर पे, तो समझ में भी आए होंगे। कुछ क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होते हैं, उनकी सिमेट्री जानने में टाइम लगता है कि ये पैरेलल है या सीरीज में, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे कि कौन से पैरेलल में है कौन से सीरीज में है, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, रेसिस्टेंस का एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जैसे ये है, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस। अब ये कि ऐसा रेजिस्टेंस लगा दिया, ये जॉइंट बना दिया। अब बेटा एक रेसिस्टेंस क्या किया, एक रेसिस्टेंस, ओके एक मिनट, नहीं नहीं नहीं। अब जैसे मान लो ये रेसिस्टेंस लगा दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक। अब ये रेसिस्टेंस लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ये लगा दिया, ऐसे लगा दिया। तो मान लो अगर कहीं तो आप समझ जाइए कि ज्वाइंट पर रेजिस्टेंस ये और ये आपस में कभी सीरीज में नहीं हो सकते। ये ज्वाइंट हो गया बेटा, ये दो सीरीज में है लेकिन इसके साथ ये पैरेलल में है। तो ये सारी चीजें सीखने वाली हैं सर, ये कल हम लोग पढ़ चुके थे, ये तो बताने वाला था। तो आज का टॉपिक हमारा है नया टॉपिक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से पहले अगर हम कुछ बेसिक सी बात जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या आती है, कहां से क्या चीज होती है और कैसा फोर्स होता है, तो इसकी वजह से पीछे से एक कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी जब समझ में आएगी तब आपको समझ में आएगा कि फोर्स क्या होता है। डायरेक्ट अगर शुरू कर देंगे तो आप पकड़ नहीं पाओगे इतनी जल्दी, और अगर मान लो पकड़ भी दिया तो दिमाग में उतना अच्छा बैठेगा नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपको नोट कुछ नहीं करना है, आप सीख के बस कहानी देखिए। क्या कहानी है बेटा? अगर मान लो कि जैसे वाटर का फ्लो हो रहा है, मान लो वाटर फ्लो को अगर तुमको स्टडी रखना है, जैसे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए बेटा एक ये अपर टैंक है, ठीक। ये अपर टैंक है, इसमें पानी, ये पानी भरा हुआ है। यहां से एक पाइप गया है, यहां से एक पाइप कनेक्टेड है और ऐसे जो है कनेक्टेड है। ये ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे ए पॉइंट हो गया, और ये बी पॉइंट हो गया। यहां से क्या हो रहा है बेटा, ये इसमें वाटर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। यानी यहां से वाटर आ रहा है बेटा, इसमें क्या हो रहा है, गिर रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। अब आपसे अगर मैं कह दूं कि इस वाटर के फ्लो को तुमको लगातार स्टडी रखना है, स्टडी का मतलब क्या है, कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू तो तब रह पाएगा कि बेटा इसमें जितना वाटर है ये कंटिन्यू तब हो पाएगा, ना तो ये खाली हो कभी, ना तो ये खाली हो। यही तो बात है भाई, किसी भी चीज को, इन दोनों में से चीज को, वाटर के फ्लो को, इस चीज को, ये जो चीज आ रही है इधर से, इसको बराबर तुमको स्टडी रखना है। इसका मतलब क्या हो, ना तो इसमें पानी कम होना चाहिए, ना तो इसमें पानी कम होना चाहिए। अगर प्रोसेस से देखा जाए तो वाटर फ्लो हो रहा है और ये है भाई हाई प्रेशर पे, ये क्या है, हाई प्रेशर पे, और ये क्या है, लो प्रेशर पे। भाई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वाटर लगातार आ रहा है, आ रहा है, इससे आ रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये टैंक खाली होने लगेगा, ये वाला टैंक भरने लगेगा। तुमको करना है स्टडी फ्लो, तो आप क्या करेंगे, एक पंप लगा देंगे। जैसे समरसिबल की बोरिंग कराते हैं लोग, पंप लगाते हैं, टुल्लू पंप लगा देते हैं। तो एक पंप लगा दी, और ये पंप क्या करेगी, ये यहां ले जाके वाटर को बार बार, इस वाले वाटर को ले जाके फ्लो करा के क्या करेगी, एक्यूमुलेट करेगी। अगर बेटा हमने ये पंप लगा दी तो पंप क्या हो गया, पंप हमारा हो गया एक्सटर्नल सोर्स। क्या हो गया, एक एक्सटर्नल सोर्स हो गया जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ क्या ले जा रहा है, वाटर को। अच्छा ये क्यों कर रहा है, मतलब वाटर का नेचुरल फ्लो क्या रहा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन ये जो एक्सटर्नल सोर्स है, ये स्टडी रखने के लिए, फ्लो को स्टडी रखने के लिए क्या करता है, इसने एक पंप लगा दी, तो ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जो है वाटर को ले जाता है। इधर वाटर लगातार आ रहा है, इधर वाटर फिर से, तो पूरा देखो एक साइकिल चल रहा है। अच्छा ये साइकिल चल रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्लो क्या रहेगा, लगातार स्टडी रहेगा। ऐसे मान के चलिए, जैसे एक मान लीजिए एक आपने पाइप लिया, और जैसे पाइप से आपने क्या किया, आपने एक बाल्टी ली, आपके पास बकेट है, बकेट में पानी लिया, आपने उस पाइप से बकेट से पानी खींचा। ऐसे करके लोग खींच लेते हैं एयर प्रेशर क्रिएट करके। और आपने क्या किया, आपने, हाँ आपने क्या किया, वो प्रेशर से दूसरी बकेट में डाल दिया, वो पानी क्या कर रहा है, लगातार फ्लो हो रहा है। अब उस बकेट में से आपने एक पाइप ली, उसमें से खींच के इसमें डाल दिया, तो लगातार बेटा क्या होगा,
लगातार क्या होगा, फ्लो आपका क्या बना रहेगा, स्टडी बना रहेगा। तो स्टडी फ्लो होने के लिए बेटा किसकी जरूरत पड़ी तुमको, एक पंप की। पंप की बात करें तो सीधे सीधे समझे तो क्या हो गया, ये एक्सटर्नल सोर्स, ठीक, एक्सटर्नल सोर्स हो गया। इसी तरह सर्किट में भी करंट को स्टडी रखना पड़ता है भाई। मेंटेनेंस ऑफ करंट अगर नहीं रखोगे तो पता लगा थोड़ी देर बाद सर्किट, थोड़ी देर बल्ब जल रहा है, थोड़ी देर आपको तो लगातार बल्ब जलाना, पूरी रात जलाना है कम से कम, अगर रात में जला रहे हो, स्टडी रखनी है करंट। तो करंट को स्टडी रखने के लिए अगर इसकी तरह हम समझेंगे तो बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अब देखो करंट को स्टडी रखने के लिए क्या करते हैं, हमने क्या किया, करंट यहां तो आपने लगाई पंप। अब करंट को स्टडी रखने के लिए हम क्या करेंगे, जनरली क्या होता है बेटा, ये है हमारा रेसिस्टेंस, ये हमारा रेसिस्टेंस है, और ये हमने मान लीजिए क्या लगा दिया। अब इसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है बेटा, करंट को स्टडी रखने के लिए आपको क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, एक ऐसी एक्सटर्नल सोर्स जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल हो सकता है, वो बैटरी हो सकती है बेटा, और क्या क्या हो सकता है, जनरेटर हो सकता है। तो ये बेटा क्या है, ये एक्सटर्नल सोर्स है, क्या है के लिए है, ये सर्किट में करंट को स्टडी रखने के लिए एक्सटर्नल सोर्स है। तो होगा क्या कि भाई साहब करंट यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, तो लगातार ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर जाता जाएगा, एक टाइम के बाद तो यार यहाँ पे पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। की तरह, एक तरह से कि जैसे यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ ये वाला पानी खत्म हो रहा था, यहाँ पे आ जाता, ऐसे यार यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बार बार फ्लो होकर जाएगा, तो एक टाइम के बाद तो यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम सेल लगाते हैं तो सेल अंदर ही अंदर क्या करता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती। और केमिकल रिएक्शंस क्या होती है भाई, सेल के अंदर क्या, कोई भी सेल है बेटा, उसके दो टर्मिनल होते हैं, आपको पता है ये सेल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसको एक को कहते हैं एनोड, एक को कहते हैं कैथोड। सेल के अंदर क्या भरा है, इलेक्ट्रोलाइट भरा, क्या भरा है, इलेक्ट्रोलाइट। अब यार इलेक्ट्रोलाइट की जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, जानते हो ये सेल क्या कर रहा है, अपना पॉजिटिव चार्ज किधर घुमा रहा है, यहां लेके जा रहा है, ठीक। और इसके अंदर क्या कहानी हो रही है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज छूट के बराबर कहां जा रहा है, इस वाले टर्मिनल पे जा रहा है, ताकि यहाँ पे कभी कमी ना पड़े पॉजिटिव चार्ज की। जब पॉजिटिव चार्ज की कभी कमी नहीं पड़ेगी तो लगातार करंट क्या रहेगी बेटा, आपकी स्टडी रहेगी। करंट का स्टडी होना ही तो हम समझ रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो फोर्स हो गया भाई, एक ये फोर्स हुआ, पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी या तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स का नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा या नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। भाई कोई फोर्स ऐसा तुमने नहीं पढ़ा होगा जो यार नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, ठीक। आप घुमा रहे, आप पॉजिटिव जाता है नेगेटिव की तरफ, लेकिन यहाँ पॉजिटिव जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से सेल के अंदर ऐसा लगातार चलता रहता है, और अगर ये ना चले तो करंट स्टडी नहीं रहेगी, थोड़ी देर बाद बल्ब आपका बंद हो जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन होता क्या है भाई साहब, सेल के अंदर ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, तो लोअर पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होता है, किधर जाता है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बराबर एक्यूमुलेट होता रहता है। तो इसको जितना मूव करने में वर्क डन होता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई बात समझ में, फिर बताते हैं। ये तो हो गई कहानी, ये थोड़ा एनालॉगस हो गया, ऐसा समझो स्टडी, करंट को स्टडी कैसे रखना है। अब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं, बड़ा सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। बात यह है, समझाने का पर्पज ये है कि अगर समझ में आ गया, रट तो लोगे, डेफिनेशन तो एक लाइन की है, लेकिन समझ में आना चाहिए एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या। तो हेडिंग डालेंगे, ये लिखने वाली हेडिंग है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम शॉर्टकट करते हैं EMF, EMF ही लिखेंगे हर जगह अब हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, the work done in moving a unit positive charge from the lower potential of the cell to the higher potential of the cell is called, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आया, ठीक, आया, क्लियर हुआ। डायग्राम बनाया तो क्या होगा, ये हमारा मान लीजिए ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, एक लगा दिया सेल। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कौन प्रोवाइड करा रहा है, सेल। भाई सेल अगर नहीं होता तो कौन प्रोवाइड कराता, कोई नहीं, ये सेल हो गया। अब ये हमारी करंट फ्लो हो रही, तो ये तो इसका हम मान लेंगे सेल है, क्या है, सेल है। यहाँ करंट जा रही है, करंट प्रोवाइड करा रहा R I I ऐसे फ्लो हो रही है।
लेकिन जो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस की वजह से, कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही है जो सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव पे एक्यूमुलेट हो रहा है। तो यार बराबर यहां से तुम पॉजिटिव उठा के ले जा रहे हो और इधर वाला टर्मिनल इसको लगातार पॉजिटिव दिए पड़ा है। तो ये जो निगेटिव टर्मिनल से या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज जाता है उसको जितना वर्क डन होता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या ऐसे समझ लो भाई यहां से पॉजिटिव चार्ज गया और ऐसे घूम के गया, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया लगातार, तुम पॉजिटिव चार्ज वैसे इधर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है ये राउंड शेप में, हम बोलते हैं राउंड ट्रिप में, लेकिन क्या होता है सेल के अंदर ये काम लगातार होता रहता है। सेल के अंदर ये नेगेटिव, इस पे लोअर पोटेंशियल है, यहाँ से बार बार पॉजिटिव चार्ज उठ के कहा जाता है, इस पे जाता रहता है। अब बेटा इस चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन होता है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। साथ साथ डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक, साथ साथ डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए क्या करते हैं तो लिखते हैं। अब होगा क्या, डायग्राम बना लीजिए आप अच्छे से। एक सेल बना लिया, ये हो गया, एक सेल हो गया आपका, ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल, ये पूरा सेल, ये ए पॉइंट, ये बी टर्मिनल, ये ए टर्मिनल। अब बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और जो कर रहा है जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस जो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां जा रहा है, ये हो गया हमारा, हम कह देंगे एफ एन मींस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, स्टेडी स्टेट में बेटा क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगे, इक्वल। अरे तभी तो स्टेडी स्टेट मिलेगी अभिषेक बाबू, कि अगर बेटा जितना चार्ज यहां तुम पॉजिटिव पहुंचा रहे और उतना ही पॉजिटिव इधर बराबर लाते रहो, तभी तो स्टेडी स्टेट मिलेगी। और ऐसा तभी हो पाएगा बेटा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाए। तो हम लिखेंगे, हाँ तो हम लिखेंगे इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट Fn इक्वल टू Fe, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, स्टेडी स्टेट में तो ये होता है, तो हमें निकालना है यहां से जो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ऐसे करके वो वर्क डन निकालना है। तो निकालेंगे हेंस वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कितना होगा, W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय डिस्टेंस हो गई इनके बीच टर्मिनल की ये डिस्टेंस, ठीक है। तो W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी, होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक से Fn इंटू डी। ठीक, अब EMF क्या कहता है भाई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि आप किसको ले जा रहे हो, चार्ज को, तो लिखेंगे हेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को कहते हैं भाई क्या लिखेंगे, W अपॉन Q। अरे पॉजिटिव चार्ज ले जा रहे हैं तो इसी को बेटा हम EMF कहते हैं। तो ये हमारा EMF हो गया EMF, यानी F एंड D अपॉन Q, हेंस इक्वल टू F एंड D अपॉन Q। इसको इक्वेशन बन डाल दीजिए, कोई बात नहीं। ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है तो लिख लेंगे फटाफट यहाँ पे कहानी, लिखेंगे हेंस द वर्क डन, hence the work done in moving a unit positive charge from lower to higher potential, लोअर टू हायर पोटेंशियल। देखो अब बेसिक्स ये सारी चीजें समझ में आ गई कि करंट कैसे स्टडी रहती है, कौन करता है, कौन एक्सटर्नल एजेंसी है, सेल क्या करता है लगातार भाई पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव, भाई करंट को कहां फ्लो कराता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो उसमें क्या रहता है, वो पॉजिटिव चार्ज जा रहा होता है। अब सेल के अंदर क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव से किधर आ रहा है, लोअर से हायर, और बाहर क्या कर रहा है सेल, हायर से लोअर करा रहा है। हाँ तो लगातार स्टडी, एक तरफ हायर से लोअर जा रहा है, एक तरफ लोअर से हायर, तो बराबर स्टडी एक सर्कुलेशन बना हुआ है ताकि करंट क्या रहे, मेंटेनेंस रहे स्टडी करंट का, करंट क्या रहे, स्टडी रहे। ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ये हो गई डेफिनेशन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके नीचे, ये तो हो गई इतनी डेफिनेशन।
अब हम लाते हैं कि अगर मान लीजिए बेटा, अगर मान लीजिए अभी ये किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं है, सर्किट बोले तो बेटा ये बैटरी जो ये सेल है ये अभी किसी भी लोड से या रेसिस्टेंस से कनेक्ट नहीं है। बेटा जब रेसिस्टेंस से कनेक्ट नहीं है तो Fn किसके इक्वल हो जाएंगे, Fe के स्टेडी स्टेट में। तो लिखेंगे इफ यहां से लिखेंगे बेटा इफ द टर्मिनल्स, उतना नोट करते रहिए, इफ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, बैटरी बेटा बैटरी में सेल ही होते हैं, सेल लिख सकते हो, द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली देन क्या हो जाएगा भाई, स्टेडी स्टेट होगी, यानी Fe इक्वल टू Fn, और ये किसके इक्वल होगा भाई साहब, QE के इक्वल होगा। बहुत अच्छी बात है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था, किसी भी चार्ज पे लगने वाला QE, यहाँ से चार्ज अगर बाहर वाला जा रहा है, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा QE। यहाँ दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम यहाँ पे N लिख लीजिए, यहाँ पे E लिख लीजिए, Fn इक्वल टू Fe। चलो तो हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा Fn इंटू डी लिख लेंगे, ये हमारा हो गया QE, ठीक, इंटू डी कर लिया हमने। अरे भाई देखो अब से जब सेल के टर्मिनल ओपन है तो स्टेडी स्टेट है अभी, ठीक है, सेल के टर्मिनल ओपन है तो हमारा ईएमएफ कितना आएगा वो हम निकालें। तो बेटा दोनों फोर्स इक्वल होंगे, तो हमने दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दी, डी से मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा बेटा डी से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ की वैल्यू कितनी होती है, तो पता है एफ इक्वल टू क्या है, QE है, पहले से पता है, जो एफ की वैल्यू होती है वो QE होती है। तो दोनों तरफ देखो ये तो आ गया एफ एन डी, अब E इंटू डी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस का मल्टीप्लाई आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा जो यहां से एफ एन डी की वैल्यू आ गई, वो आ गई हमारी Q इंटू बी। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम 1 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गया हमारा Q इंटू बी अपॉन Q से Q कट गया, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। अब इस बात को समझ लीजिए भाई साहब, जब जो सेल है या बैटरी है, जो बैटरी है, जब कहीं अभी करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, उसने कहा कि इफ टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल आर नॉट कनेक्टेड टू दी एक्सटर्नली, एक्सटर्नली का मतलब कहीं कनेक्शन नहीं हो रखा उसका, तो उसका जो ईएमएफ होगा या उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके ईएमएफ के इक्वल होगा। और इस कंडीशन में ही सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। कब मैक्सिमम होगा, जब तक भाई साहब स्विच क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, यानी स्विच क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो ओपन स्विच की कंडीशन में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। लेकिन जैसे ही तुम करंट फ्लो कराने लगोगे, स्विच ऑन कर दोगे, तो कभी भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि छोटा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लगा होगा, लोड लगा होगा, तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, वो खा जाएगा अपने आप, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस उसका कम हो जाएगा, ठीक, क्लियर, याद रखिए, इतना छाप लीजिए फटाफट। तो पहले ये वाली लाइन, ये वाला लिखना है, पहला पेज है, ये दूसरा पेज है बेटा, फिर ये तीसरा लिखना है, ठीक, नंबर मत डाला, मैंने डाल दिया, आप भूलो नहीं इसलिए। तो स्टेडी स्टेट का मतलब समझ गए, स्टेडी स्टेट का मतलब यही होता है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है फ्रॉम टर्मिनल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज को ले जाया जाता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो वही जो वर्क डन होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली ये कोई फोर्स नहीं होता है, आप इसको फोर्स मत समझ रखना, ये एक मिसनॉमर है फोर्स का, ये फोर्स नहीं है, ये नेचर है वर्क डन बाय अ चार्ज। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है कब, जब सर्किट ओपन हो। ओपन सर्किट समझते हैं, जब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर है इतना, ये फटाफट लिख लीजिए।
हो गया सर। अब बेटा अगर कहीं बेटा वर्क डन लिखा है और कहीं डेफिनेशन में एनर्जी सप्लाई लिखा, बात एक ही होती है, वर्क डन हमेशा एनर्जी के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ के करना। अच्छा ये तो हो गया। तो खैर एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है तो उसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट ही होगी, ठीक है। तो याद रखना। ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको फोर्स मत समझना, ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्यों होता है पैदा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज को आप कहां ले जाते हो, लोअर टू हायर पोटेंशियल, याद रखिएगा। बस इतना बहुत है इसको सीखने के लिए। अब आप जो है एसएल अरोरा में पढ़ना थोड़ा और क्लियर होगा, ईएमएफ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस दिए गए हैं। अगर आपके पास बुक ना हो तो आप बता देना, हम आपको टेबल जो है भेज देंगे, तो उसको खाली पढ़ लेना, तुमको क्लियर और हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा वैसे क्लियर करने की इतनी कोई खास जरूरत है नहीं। चलिए अब आप पढ़ते हैं भाई साहब, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब नया टॉपिक है, अब सेल पढ़ रहे हैं तो सेल ही पढ़ेंगे। चलिए ईएमएफ पढ़ लिया, अब दूसरा टॉपिक है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये क्या बला है भाई, रेसिस्टेंस तो हम पढ़ते थे कि भाई सर्किट में आपने बैटरी लगाई, बाहर हमने पंखा लगाया, पंखे का क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। भाई कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो उसका क्या होता है, रेसिस्टेंस। अब याद है इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस का उसका सेल्फ रेसिस्टेंस। भाई जो सेल है या बैटरी है या जो भी सप्लायर है उसका खुद का रेसिस्टेंस, वो इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो हेडिंग डालते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ दिस सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। बहुत पूछा जाता है, ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। क्लियर है भाई। अब आपको पता है भाई कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, आपने खूब केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, खैर फिजिक्स में नहीं है। तो ड्राई सेल होते हैं, वैसे सेल होते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर क्या फिल होता है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस बोले तो आयंस होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। अभी मैंने बताया सेल के अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो लगातार जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उस पर लगातार क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होता रहता है, और नेगेटिव वाले टर्मिनल पे क्या होता रहता है, नेगेटिव आंस एक्युमुलेट होते रहते हैं। तो ये सारी केमिकल रिएक्शंस की वजह से उसके अंदर भी अपना एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ये सब होने के लिए भाई जब चार्ज मूव करते हैं तो आपस में क्या होंगे, कोलाइड होंगे ऑब्वियसली यार। अब चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे कंडक्टर हो, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होते हैं आपस में। और अब इसमें क्या होता है, आपस में आयंस कोलाइड होंगे, ठीक, इसमें क्या होंगे, आयंस कोलाइड होंगे। तो आयंस के कोलिजन की वजह से भी तो इसके जो आयंस का फ्लो हो रहा है उसके पास में क्या आएगी, रुकावट आएगी, बाधा आएगी। तो उसी रुकावट को, उसी जो है अपोज को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। So the resistance offered by the electrolyte या the resistance offered by the motion या collision of cations and anions of an electrolyte in a chemical cell is called internal resistance, क्योंकि वो उसका खुद का है, जो केमिकल रिएक्शन में आयन मूव करते हैं उनकी वजह से। तो हेडिंग डाल के लिखते हैं डेफिनेशन, द रेसिस्टेंस offered by the electrolyte of a cell to the flow of current between its इलेक्ट्रोड। उसके इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। तो एनोड और कैथोड के बीच जो करंट के फ्लो का अपोज करेगा वो सेल का क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और किस कौन ऑफर करता है, उसका इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस।
अब इसको एक लाइन नहीं बढ़ाएंगे, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं इसको। तो कोई आर ऐसा बनाता है, लेकिन आप आर ऐसा ही बनाया करो, ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, खैर वो तो सब बातें हैं, आपकी इच्छा है, जैसे चाहे बनाओ। ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब होता क्या है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो भाई सबसे पहले तो लिखेंगे फैक्टर्स, एक मिनट, फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड। बेटा अब हम आर लिखेंगे, बार बार इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिखेंगे, आप इंटरनल रेजिस्टेंस लिखना। कौन कौन सा फैक्टर, तो सबसे पहली बात कौन प्रोड्यूस करता है इस रेजिस्टेंस को, इलेक्ट्रोलाइट। तो पहली बात हो गई, पहला पॉइंट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, भाई इलेक्ट्रोलाइट का क्या नेचर होगा, वैसा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। दूसरा, अब जो इलेक्ट्रोलाइट से सेल बना है, इलेक्ट्रोलाइट भरा है, उसका कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, चार्जेस उतने ज्यादा होंगे, कोलिजन्स भी उतने ज्यादा होंगे, रेसिस्टेंस भी कभी कभी, भाई रेसिस्टेंस कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब भाई साहब जो उनके दो इलेक्ट्रोड है, उनके बीच में डिस्टेंस पे भी वो डिपेंड करता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी वर्क डन भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो भाई साहब उसके बीच डिस्टेंस कितनी है, इलेक्ट्रोड कौन से बेटा, एनोड एंड कैथोड। तो लिखेंगे डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, ज्यादा होगा इंटरनल रेसिस्टेंस। तो डिस्टेंस इलेक्ट्रोड के बीच जितनी कम रखो उतना बढ़िया सेल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस सर स्क्रीन अटक गई। हाँ बेटा अभिषेक, आवाज आ रही है? अब आ रही है। यार कॉल आया नहीं तो आवाज चली जाती। बेटा अभिषेक बोलना जरा। यस सर। हाँ आवाज आ रही है? आ रही है, चलिए अब मैं सकना, एक कॉल आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। हाँ बेटा अब बोलना जरा, आवाज यस का सर क्या आ रही चक्कर है। यस सर आ रही है। नहीं आ रही है। एक मिनट, आप बेटा मेरी फिर आवाज से नहीं आ लाइव रही? आओ, एक मिनट कैंसिल करके। हाँ बोलिए। आवाज आ रही? नहीं आ रही है। हेलो सर, आवाज आ रही है? चलिए ऐसे ही बता देना, मैं फैन बंद करेगा। हाँ अभिषेक आ रही है आवाज? आपकी आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का किसके पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। भाई मोर हो गए चार्जेस तो भाई कोलिजन्स भी बहुत ज्यादा होंगे। दूसरी बात, उनके बीच जो इनके इलेक्ट्रोड्स हैं मींस कैथोड एंड एनोड, उनके बीच जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी रेजिस्टेंस उतना ही वेरी करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब फोर्थ लिखेंगे इनवर्सली, फोर्थ inversely as the common area
as the common area of the electrodes immersed means अंदर डूबे हुए immersed in the electrolyte ये भी समझाते हैं। लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं। अच्छा, it increases with the decrease of temperature. It increases with the decrease of temperature of the electrolyte. अच्छा, ये बात तो तुमको पहले ही समझा चुका। देखो, तो उसने क्या कहा, इनवर्सली एज द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इमर्स इन द इलेक्ट्रोलाइट। मींस जितना ज्यादा कॉमन एरिया इमर्स होगा इलेक्ट्रोलाइट में, डूबे हुए होंगे इलेक्ट्रोड्स, उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका कम होगा। तो इसीलिए जो टर्मिनल्स होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा डुबो के रखना चाहिए ताकि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो। और अच्छे सेल की खासियत यही है कि यार अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो क्या फायदा। 10 वोल्ट का सेल है, 10 वोल्ट का, और वो सप्लाई 5 वोल्ट ही कर पा रहा, तो ऐसे 10 वोल्ट के सेल का क्या फायदा। आइडियल सेल तो खैर हम मानते हैं भाई नहीं होता, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। कितना भी नया फ्रेश मेड सेल हो तो कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस उसका होता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कतई जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। तो मान लीजिए अगर कितना भी नया सेल हो, अगर वो 10 वोल्ट का सेल बना के भेजा, कंपनी ने कहा है 10 वोल्ट की बैटरी है, तो जब 10 वोल्ट की बैटरी है तो वो 10 नहीं दे पाएगी, कभी 10 से कुछ कम ही देगी हमेशा सप्लाई, ठीक है। कहाँ खर्च हो जाएगी बाकी एनर्जी खर्च हो जाएगी उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में। वो खा लेगा कुछ उसका वोल्टेज, ठीक है, तो वो उतना दे ही नहीं पाएगा, पहले ही खा के बैठा, ठीक। दूसरी बात लिखा है इट इंक्रीजेस विद द डिक्रीज ऑफ टेंपरेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सही बात है भाई, उन्होंने कहा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर डिक्रीज होने पे इंक्रीज होता है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी पढ़ाया था। मैंने उसमें आपको 3 चीजों के लिए बताया था टेम्परेचर डिपेंडेंस, एक मेटल्स के लिए, एक सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के लिए, और एक मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो मैंने सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स और इलेक्ट्रोलाइट के केस में यही बताया था कि भाई साहब अगर आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। अच्छा, अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही तो क्या रेजिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगा? बिल्कुल डिक्रीज होगा। तो वहां आप क्या करते थे, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते थे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता था। तो यहाँ वही बात तो लिखी, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये लाइन तो वहीं से आ गई। बाकी ये 4 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं कि कम से कम 2 फैक्टर तो पूछ ही लेता है कि कोई 2 फैक्टर ऐसे लिखो जिनपे जो है जिनपे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहले वाले याद रखो, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, एंड एक और ये बहुत अच्छा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी, रेजिस्टेंस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। अब कराएंगे इसके बाद रिलेशन, जल्दी नोट कर लीजिए। लिखिए सर। सर नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलिए गुड, बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम जब रिलेशन करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का तो और अच्छा समझ में आएगा। चलिए, तो पहले टर्म थोड़े डालते हैं भाई। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज भी करते हैं। आप समझते हैं क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? टर्मिनल पीडी लिखते हैं, पीडी। क्या कहते हैं इसको भाई, टर्मिनल वोल्टेज। तो एक ही बात है, सीखते हैं क्या होता है। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है इसको सीखते हैं।
टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? तो अभी आपने पढ़ा कि भाई एक सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब ये सीखते हैं कि यार टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस लगा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड कह सकते हैं इसको। ये आपने एक सेल लिया, ये सेल हो गया आपका, ये सेल। अब सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दो छोटा सा पूरा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये की लगा दो, ये हो गया मामला, ठीक है। ये मामला ओपन हो गया, ये की हो गई, ये स्मॉल आर हो गया, और इतना ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, इसी को बेटा हम बोलते हैं सेल। ये क्या हो गया हमारा सेल, ठीक। ओके, सेल का ईएमएफ कितना है, ई है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो हमने क्या किया भाई, ये सेल क्या कराएगा, करंट फ्लो कराएगा, ऐसे जाएगी करंट यहां से, ये आर है, ये ऐसे जाएगी करंट, ठीक, ये करंट जाएगा। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि भाई साहब जब सेल का कोई, सेल के दो टर्मिनल ले लो, एक पॉइंट ए डाल लो यहाँ पे और एक पॉइंट बी डाल लो, ठीक, ये हो गया सेल के दो टर्मिनल। टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस सुनिए, द पोटेंशियल drop across the terminals of the cell when a current is drawn from the cell। सीधी सी भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है, जब हमने सेल से करंट निकाली तो सेल कितना, सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया, वो होता है टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ऐसा क्यों होता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम होता है। मैंने बताया क्यों कम होता है, अरे भाई साहब अगर एक करंट जा रही है तो करंट आ रही है, क्या इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो क्या ई है, इसकी कैपेसिटी कितनी है ई, लेकिन खुद में इसका आर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ खा लेगा, कितना खाएगा, आई आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से इतना खा लेगा, तो बचेगा कितना, ई माइनस आई आर, इसी को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो आया समझ में, नहीं आया, ठीक है, समझ में आ रहा है कि भाई साहब आपके पास एक बैटरी है, देखो ऐसे समझ में आएगा, इसके पास पावर कितनी है, मान लो वो इतनी दे पा रही है, उसके पास वो मैक्सिमम वो इतना दे सकती है, लेकिन उसके पास खुद भाई उसका शत्रु बैठा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, यार उसमें करंट फ्लो हो रही, तो आई आर तो वही खा गया, तो बाहर वाले को कितना दे पाएगा, ई था इसके पास, इसने अपने आप अपने अंदर ही अपना इतना खा लिया, तो बचा कितना, ई माइनस आई आर, और इस ई माइनस आई आर जो होता है इसी को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। बोलो आया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है आगे सर, ठीक, तो ये हो गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज। उसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, आपको डायग्राम अभी नहीं बनाना है, डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाना है, तो लिखेंगे द पोटेंशियल, बेटा डायग्राम नहीं बनाना है, आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, पहले डायग्राम आगे बनवाएंगे, बना रखने देंगे, आगे बनाना है जब मैं बताऊंगा। द पोटेंशियल ड्रॉप across the terminals of a cell when a current is drawn from it। अच्छा अगर करंट ड्रॉ नहीं की जाएगी मतलब सर्किट ओपन होगा, तब तो जो बी होगा वो हमेशा ई के इक्वल होगा। अभी कोई तो बता रहे थे ई इक्वल टू बी आया था, ई इक्वल टू क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस के, लेकिन जब करंट ड्रॉ हो रही तो यार इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये टर्मिनल जल्दी से लिख लो, जल्दी से इतना लिखना है आपको, डायग्राम अभी नहीं बनाना, डायग्राम जब बोले तब बनाना। हो गया सर, हो गई, वेरी गुड। अब हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन, अब मैं शॉर्ट में लिखेगा ना आर बोले तो इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड और वी को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब देखो थ्योरी में लिख दे रहा हूं, आप अपने उससे भी लिख सकते हैं। सपोज a cell of EMF E is connected to an external resistance R and the current flowing in the circuit is I। ठीक है, लिख लेंगे ना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज स्मॉल r। अब समझ लो बात को, अब एक डायग्राम बना लेना है। ठीक, अब भाई अभी मैंने बताया ईएमएफ किसके इक्वल होगा, देखो ईएमएफ हमेशा ओपन सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होता है, लेकिन सर्किट तो ओपन है नहीं, आप करंट निकाल ले, तो ईएमएफ किसके इक्वल होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा प्लस इसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप क्यों होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है उसका इंटरनल। तो यार ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज और प्लस ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, उन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, बैटरी के या सेल के ईएमएफ के इक्वल होना चाहिए। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, इक्वल टू V प्लस क्या होगा भाई, V डैश लिख लिया, तो भाई इक्वल टू V कितना हो गया हमारा I का, क्योंकि अगर V हम निकाले तो V ये वाला वोल्टेज है जो इसको मिला है, काहे के लिए, ये सेल में इतना वोल्टेज इसको दिया है, तो भाई हम इतना ही दे पाएंगे तुमको। अब जाओ तुम्हें चाहे जिसको चलाना हो, पंखा चलाना हो, बल्ब चलाना हो, तुमको मैंने V दे दिया, तो V किसके चलाओ इसके आएगा, तो V इक्वल टू किसका आ जाएगा, IR हो जाएगा। यहाँ से अगर I करंट जा रही है तो V इक्वल टू हो गया IR और V डैश इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है यानी कि स्मॉल IR। ठीक है, तो E इक्वल टू हो गया IR प्लस R, तो ये हो गई करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो लिखेंगे hence current drawn from the cell कितनी हो गई भाई, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। एक तो रिलेशन ये आ गया। ठीक, इसको इक्वेशन 1 डाल लेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, भाई कितना इसमें आ गया, देखो करंट निकाली, I में आ गया, E में आ गया, R और R आ गया, अभी B वाला रह गया रिलेशन, तो यहाँ से आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या है, E इक्वल टू V की जगह V निकाला तो V डैश की जगह क्या लिखेंगे, I इनटू स्मॉल r। ठीक, तो इधर ले आओ, V इक्वल टू कितना हो गया, E माइनस IR। अब बात को समझ लो, बात को समझने का मतलब क्या है कि भाई साहब ये वो टर्मिनल वोल्टेज है, इतना बैटरी की कैपेसिटी थी लेकिन दे पाया सिर्फ इतना, क्योंकि इतना तो उसने अंदर ही अंदर खुद ही खा लिया। तो ये है वो टर्मिनल वोल्टेज, ये हो गया रिलेशन आपका। ठीक, एक और रिलेशन अगर कर सकते हैं इसी से और करके लिख सकते हैं, तो I R इक्वल टू E माइनस V, तो R इक्वल टू क्या आ गया, E माइनस V अपॉन I। लो ये भी एक रिलेशन हो गया। ठीक, चलो ये नोट कर लीजिए बेटा। और ये तुरंत अभी क्लास होने के 1 घंटे बाद कम से कम थोड़ा रेस्ट भी करो। ठीक है, आप लोग क्लास लेते रहते हो, लेकिन शाम को जरूर डेली का डेली पढ़ाया जाए, जितना आप पढ़ाया जाए रिवीजन करिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सर ये डायग्राम बनाना है ना? हाँ बेटा डायग्राम बनाया जाएगा इसमें। ये स्मॉल अच्छा ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इतना आज कर लीजिए, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं मंडे को। अब आपको 7 दिनों में जितना भी इस चैप्टर से पढ़ाया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, कम से कम चलिए आज तो ये नया टॉपिक था, सेल तो अलग सेक्शन हो गया,
लेकिन आपने जो रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन था उससे पहले वाला जितना भी पढ़ लिया है आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए कल संडे को। उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो तुरंत मंडे को पूछिए, क्योंकि डाउट को पेंडिंग में नहीं रखना है। उसके बाद आप जो है इसको तैयार करिए। अब चैप्टर ऑलमोस्ट आपका आधा हाफ चैप्टर हो चुका है, 4 से 10 दिन और लगने वाले हैं, तो ज्यादा लेक्चर नहीं है, 6 लेक्चर हैं, इसमें चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, बाकी मंडे को मिलते हैं सेम टाइम। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और से, तो मैं क्लास Yes, sir. से स्टार्ट कर लूं। ओके सर, हो गया सर। ओके सर, बेटा बाय बेटा।